आज का जो लर्निंग का टॉपिक है वो है बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटरफेस है जिस पे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं किसी मीडियम्स की, तो उसमें जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वो चेंज हो जाएगा। तो उसको ही स्टडी करने के लिए अगर हमारी कोई वेव है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और वहाँ पे चेंज है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या चेंज आया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में। तो हम जो इंटरफेसेस पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर फ्री स्पेस इंटरफेसेस पढ़ेंगे। तो आइए हम जो स्टार्ट करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से आएगी। तो इसमें सिंपल सा लेके चल रहे हैं हम। ये इंटरफेस आ गए हैं यहाँ पे, जो रेड लाइन में इंटरफेस है। इससे अबव ये फर्स्ट मीडियम है जिसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 है। जो ये सेकंड मीडियम है जो लाइन ड्रॉ कर रही है, लाइन पार्टीशन है हमारे पास, इससे ऊपर मीडियम 1 है, इससे नीचे मीडियम 2 है। जो ऊपर वाले मीडियम है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, जो नीचे वाला 2 लिखा है जहाँ पे उसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 2 है। तो डाइलेक्ट्रिक हम मीडियम लेके चल रहे हैं। जो इंटरफेस है इंसुलेटर भी बोलेंगे इसको। तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका बिहेवियर क्या रहेगा। अब इसको स्टडी करने के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है इंटरफेस पे, तो उसके लिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। एक है नॉर्मल कंपोनेंट, दूसरा है टेंजेंशियल कंपोनेंट। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो कोई भी फील्ड आपने स्टडी करनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई अदर और अलग फील्ड हो, तो उसके लिए नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट को इंटरफेस पे स्टडी करना पड़ेगा। उन दोनों का जो बिहेवियर आएगा वही टोटल जो फील्ड रहेगी उसका बिहेवियर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। जो फर्स्ट फंडामेंटल पोस्टुलेट था वो ये कहता था कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। इसकी इंटीग्रल फॉर्म अगर हम लिखें तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म ये आएगी, क्लोज इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। टोटल 4 इनक्लोज, कितना 4 इनक्लोज है। तो एक तो इस इक्वेशन का यूज़ होगा फाइंड आउट करने के लिए कंपोनेंट। दूसरा जो इक्वेशन है फंडामेंटल पोस्टुलेट से जो आई थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 था। तो इसका क्या बनेगा इंटीग्रल फॉर्म, इसका बनेगा ए डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखो ये काम आएगा कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस हमेशा देगी नॉर्मल कंपोनेंट। अगर आपको नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो उसका डाइवर्जेंस किसके इक्वलेंट है, डी डॉट डी एस के। यहाँ पे डेल डॉट डी इज इक्वल टू डी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ओके। और अगर आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकलेगा कर्ल से, तो वो ई डॉट डी एल के इक्वल है। तो जो फर्स्ट कर रहे हैं हम कर्ल ले लेते हैं अभी। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आया। तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी। ये इंटरफेस है हमारा, इस इंटरफेस पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो सेकंड मीडियम आया है इससे वेव हमारे पास क्या हुई है, एंटर हुई है। यहाँ से कोई वेव एंटर हुई है, ठीक है, और यहाँ से पास हो गई वो, तो ये E1 आ गया, यहाँ से नीचे से E2 है। ठीक है, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट जो आ रखा है, यहाँ से ये E2N है, मीन्स जो सेकेंड मीडियम है उसमें नॉर्मल कंपोनेंट, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो E2 रहेगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मीडियम 1 में भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया होगा। अब हमारे पास कोई वेव आ रही है, हमने एक क्लोज इंटरवल मान लिया है जिसको गॉसियन सरफेस माना है, ठीक है, कि कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट को। तो ये ए बी सी डी ए, तो क्लोज इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए में अगर हम फाइंड आउट करें ई डॉट डी एल, तो वो क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है हमने। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो डेल्टा एच है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, बहुत ही स्मॉल है ये।
तो ये अगर ज़ीरो है तो इस पोर्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो ज़ीरो ही है। सिर्फ ये सी से डी और ए से बी तो बाद में जीरो करना पड़ेगा, हम स्टार्टिंग से यही लेके चलेंगे कि ये डेल्टा एच ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट हम काउंट ही नहीं करेंगे डेल्टा एच, जो मतलब ए बी ए डी का, डी ए का बोल दो या बी सी का बोल दो, इसको काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, अब इस पे क्या है, सी डी पे क्या आ रहा है, सी डी पे जो पार्ट आ रहा है वो ई टू आ रहा है, और किस विड्थ के लिए, डेल्टा डब्ल्यू के लिए। इसी तरह जो ए बी पे आ रहा है, ए बी पे क्या आएगा, ई वन। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है दोनों की। तो इसमें आप लिख सकते हो जो कंपोनेंट आएंगे इसको ब्रेक कर सकते हो आप कि ए टू बी। ठीक है, क्या वैल्यू रहेगी इसकी, ई डॉट डी एल की, ई डॉट डी एल तो इससे ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास प्लस किस में, बी टू सी, बी टू सी तो ज़ीरो हो जाएगा ई डॉट डी एल के लिए, और प्लस किसके लिए, सी टू डी प्लस क्या, डी टू ए। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए लिख लो, ए ऐसा नहीं, कैपिटल ए लिख लो, कैपिटल ए किसके इक्वल है, ई डॉट डी एल के। ठीक है, कैपिटल ए को हमने लिख लिया है ई डॉट डी एल के इक्वल, ये मान लो। ठीक है, अब ए टू बी क्या है, अब ए टू बी आप देखिए यहाँ पे ए टू बी ई वन, और ये कितना है, ये डेल्टा डब्ल्यू है, तो इसको लिख लो आप कितना, इसी का इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ई वन डेल्टा डब्ल्यू प्लस बी टू सी, अभी डेल्टा ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही हो गया, इसको ज़ीरो जूम कर लो। अब सी टू डी, अब ये देखो इसकी डायरेक्शन ये थी तो ये डेल्टा डब्ल्यू लिया, इसकी डायरेक्शन ये है तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू रहेगा, और साथ में क्या है, ई टू, तो ई टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डी टू ए अगेन डेल्टा एच ज़ीरो है तो ज़ीरो हो गया, तो ई डॉट डी एल किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल, तो ये आ गया। अब क्या रहेगा इसमें, ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इट्स इम्प्लाइज दैट, और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट दे रहा है ना, ये जो लेंथ में रहेगा ई डॉट डी एल से कौन सा कंपोनेंट, अगर टी कर दो इसको साथ में, ई वन टी ई टू टी, तो यहाँ भी ई वन टी आएगा, यहाँ भी ई टू टी आएगा, तो इट्स इम्प्लाइज दैट कि जो ई वन टी है वो किसके इक्वल आ गया, ई टू टी के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आया है हमारे पास वो आ गया कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस। ये हमें पता लग गया अब कि जितनी वैल्यू एंटर की है यहाँ से उतनी ही पास होके उतनी मिली हमें, उसमें चेंज नहीं आया है। तो इसको बोलेंगे कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, हमारे पास इंटरफेस पे कंटिन्यूअस है। अब ये तो फाइंड आउट कर लिया हमने। अच्छा, इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, हम ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट आ गया टेंजेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को अगर लिखना चाहें इसी इक्वेशन से तो हमारे पास रिलेशन आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वन टी एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू डी टू टी एप्सिलॉन टू। ये रिलेशन भी हमारे पास क्या होता है, होल्ड होता है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस जो बनी हैं, एक बनी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ये इसमें जो यूनिट रहेंगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसमें जो यूनिट रहेंगी वो रहेंगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे फाइंड आउट हमने कर लेना है। अब हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट है, मैंने अभी बताया आपको नॉर्मल कंपोनेंट के लिए ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी हमें, जैसे गोज लॉ भी कहते हैं। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा उसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस रहेगी वो अलग अज्यूम करनी पड़ेगी हमें। तो गॉस लॉ यूज़ कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज। तो ये सरफेस अज्यूम कर ली, सरफेस में एक चार्ज एनक्लोज होगा ना, तो इसके लिए हमें सरफेस दूसरी माननी पड़ेगी। तो ये डेल्टा एच अगेन यहाँ पे कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऐसी हमने सरफेस अज्यूम की है, इस सरफेस को हमने बोला है पिल बॉक्स या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। शेप देख लो आप क्या लग रही है, सिलेंड्रिकल है, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अगेन यहाँ पे अब डी की बात कर रहे हैं, तो जो कंपोनेंट लिए हैं हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में लिए हैं।
ठीक है, वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है। तो यहाँ से कोई वेव आई आपके पास और वो पास होके निकल गई, तो ये कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा है ये। अच्छा, पहले तो चार्ज एनक्लोज देखो। अगर ये सरफेस है, सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है अगर रो एस है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हुआ? चार्ज एनक्लोज हो गया आपके पास रो एस स्मॉल चार्ज एनक्लोज, रो एस इंटू डेल्टा एस, क्योंकि जो सरफेस है वो स्मॉल है। ठीक है, तो ये इसका भी यूज़ करेंगे अभी हम। अब हमारे पास देखिए जो यहाँ से ये D2, अब हमारे पास D2 यहाँ से एंटर हुआ और D1 बन गया, तो इसमें जो सरफेस आएगी, सरफेस से नॉर्मल कंपोनेंट भी हमें देखना है। तो जो D1 का कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास D2 है। तो यहाँ पे AN1 आएगा और इस प्लेन में ही हमारे पास क्या आएगा, जिसमें D1 है इसमें AN2 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे की। तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, जो फर्स्ट कंपोनेंट आया D2 आया यहाँ से, और D2 के साथ क्या है AN1। ठीक है, D2 के साथ क्या आया है AN1 है, क्योंकि इसकी प्लेन में है ये। और हमारे पास क्या आया है D2, D1 के साथ क्या आया है, D1 पास होके बन गया, इसके साथ क्या आया है AN2। ठीक है, और ये क्या है, ये वेक्टर्स हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये यूनिट कैप लगाइए जिसके ऊपर, वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और साथ में क्या डेल्टा एस, ये तो डी की वैल्यू आई है ना, साथ में क्या आया डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, स्मॉल जो हमारे पास सरफेस है। तो अब हमें पता है, अब डायरेक्शन देखो इनकी, जो AN1 है यूनिट वेक्टर, वो क्या है -AN2 आ गया। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे, दोनों को क्या करो, AN2 की फॉर्म में या AN1 की फॉर्म में लिख लो, तो यहाँ पे आ गया D2। ठीक है, चलो इसको AN2 की फॉर्म में लिख लो, AN2 माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस D1 AN2 और साथ में डेल्टा एस, ये आ गया। ये सिर्फ ये पार्ट लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ही लेके चल रहे हैं अभी। तो इसको लिख लो, AN2 को कॉमन लो, D1 माइनस D2 डेल्टा एस। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट किया था हमने, राइट हैंड साइड में फाइंड आउट किया था रो एस डेल्टा एस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास आ गया अब AN2 यूनिट वेक्टर है ये, D1 माइनस D2 इज इक्वल टू रो एस, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसको हम क्या करें, क्योंकि इससे नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, ये हमें पता है इससे कौन सा कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट आएगा। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि D1n माइनस D2n इज इक्वल टू रो एस। अगर वेक्टर नहीं लेते हैं तो ये क्या है, ये हमारे पास आ गया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है अक्रॉस द इंटरफेस कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ठीक है, और जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसके इक्वल है, चार्ज डेंसिटी के इक्वल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि डी फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस। एंड तो हमारे पास अगर ऐसा मीडियम है जहाँ पे चार्ज डेंसिटी इंटरफेस पे ज़ीरो है, तो इस केस में जो ये डिसकंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, जो D1n है वो D2n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही केस है हमारे पास। तो अगर शॉर्ट में कहें हम इसको अगर डिस्कस करें कि किसी भी अगर डाइलेक्ट्रिक का इंटरफेस है, उस पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास जो आया है वो कंटिन्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1t इज इक्वल टू E2t। अगर हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट आया है, नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो डिसकंटिन्यूटी है वो रो एस के इक्वल है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास, ये तो बात हो गई हमारे पास कि जो मीडियम था
वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। अच्छा, अभी ये भी डिस्कशन करते हैं कि जो इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस पे जो एंगल्स हैं, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें इंटरफेस पे, ठीक है, ये तो डिस्कशन हो गया हमारा कि ठीक है वो पास हो गया, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव कर रही है। अगर हम एंगल एक बार प्लॉट करें कि यहाँ पे हमने नॉर्मल प्लॉट कर दिया है, ये देखो नॉर्मल प्लॉट कर दिया है यहाँ पे। नॉर्मल जो है वो जो फर्स्ट रीज़न था, ये फर्स्ट रीज़न था, ये सेकंड रीज़न या मीडियम था, ठीक है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। तो उसमें जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा 1। और जो नॉर्मल, ये नॉर्मल ही था जिस पे कंपोनेंट आ रहा है हमारा, जो ये एंगल बनाएगी यहाँ पे फील्ड, वो कितना है, थीटा 2। ये आपके पास E2 है, क्योंकि E2 जो डी और ई में क्या रिलेशन है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ठीक है, ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू ई फ्री स्पेस में, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई किसी भी मीडियम में, अगर कोई दूसरा मीडियम आ गया, ये एरो नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन तो वो कॉन्स्टेंट ही होता है ना। तो ये है हमारे पास, तो डी की वैल्यू और ई की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ई है, ई को यहाँ तक लिखा हुआ है हमने और डी को ज़्यादा लिखा हुआ है, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, इसलिए लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है हमने डी और ई को डिफरेंट। तो ये जो दो एरो हैं, एक ही एरो, एक ही उसमें हमने डी और ई दोनों को प्लॉट किया हुआ है। तो ये टेंजेंशियल का नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट है। इसी तरह ये मीडियम 1 में है हमारे पास। तो अब हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हमारे पास क्या रिलेशन होल्ड करेगा इन एंगल्स के साथ, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें। तो जो इंटरफेसेस हैं इस पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप मीडियम 1 की बात करें और मीडियम 2 की बात करें, दोनों ही मीडियम पे जो एंगल्स हैं उनको लेते हुए अगर बात करें हम, तो हम लिख सकते हैं E1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू E1 साइन थीटा 1। क्या रहेगा E1 साइन थीटा 1, जो ये कंपोनेंट है क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट फर्स्ट मीडियम में, ये किसके इक्वल रहेगा, जो ये मीडियम 2 है इसमें किसके इक्वल रहेगा, ये E2t के। ये तो होता ही है ना, E1t इज इक्वल टू E2t, ये तो अभी किया है फाइंड आउट हमने। तो ये इक्वल टू होगा, E2 किसके इक्वल है, E2 साइन थीटा 2। तो जो अभी देखा है हमने, टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल थे, हमने कहा था कि वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो E1t इज इक्वल टू E2t, तो उसमें E1t के आ गया E1 साइन थीटा 1 और E2t के आ गया E2 साइन थीटा 2, ये होल्ड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ये E1 साइन थीटा 1 है वो किसके इक्वल है, E2 साइन थीटा 2 के। ये सिंपल सा एक हमारे पास आ गया है वैल्यू। और दूसरा हम जो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है इंटरफेस पे वो ज़ीरो है, यहाँ पे जो इंटरफेस हम जूम कर रहे हैं कि जो चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है, तो उस केस में हमारे पास जो D1n है वो D2n के इक्वल था, अभी देखा हमने। तो इसको अगर D1n और D2n को आप लिखना चाहें, ये आपके पास D1n है, इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 E1 कोस थीटा 1, और इसको D2n को लिख सकते हो आप एप्सिलॉन 2 E2 कोस थीटा 2, ठीक है। तो इसको सिंपल से उसमें लिख दिया है हमने, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन आ गई 1, ये जूम कर लेते हैं, ये आ गई 2, तो आप 1 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड किया है इससे, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 करके। तो हमारे पास ये आ गया टेंजेंट थीटा 1 साइन बाय कोस आ गया ना, एप्सिलॉन 1 टेंजेंट थीटा 2 एप्सिलॉन 2, ठीक है। अगर जो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू जो है वो पुट कर दें हम यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट थीटा 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा 2, इट्स इम्प्लाइज दैट वैल्यू इज़ एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है, होल्ड करता है, ठीक है। इसका भी यूज़ होगा, इसको कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, इसको कहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से वेव एंटर हुई है और वो उसमें रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ एंगल चेंज हो गया है उसका जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये तो इजी था हमारे पास। अब हम अगर हम बात करें कि मीडियम हमारे पास चेंज हो गया है, अब हमारे पास पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, अब क्या आ गया हमारे पास, कंडक्टर आ गया है,
ठीक है, एक मीडियम कंडक्टर है, कंडक्टर से वेव डाइलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। तो उस केस में हमारे पास क्या बिहेवियर रहेगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। अब हमारे पास जो इंटरफेस हम स्टडी कर रहे हैं वो है डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर इंटरफेस। तो आप किसी को मीडियम 1 मान लो, किसी को 2 मान लो, इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। अब ये एजम्पशन ले रहे हैं, ये मीडियम 1 है, ये 2 है। तो इसमें जो इनसाइड है कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी उसमें ज़ीरो होती है। और इसके में आपके पास परमिटिविटी भी नहीं आएगी, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये आ गया आपके पास डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, तो वही सेम लेके चलेंगे हम, सेम सरफेस अज्यूम की हमने। तो अब जो कंपोनेंट आएगा, यहाँ से कोई कंपोनेंट नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो ये फेज़र नहीं रहेगा इसमें। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यूज़ कर लें जो रिजल्ट्स हैं आपके डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के, उसमें जो सेकंड है उसमें वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या कर दें, ज़ीरो पुट कर दें। तो इसमें एक ही कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ई और नॉर्मल कंपोनेंट ई और टोटल आएगा इन दोनों का ई, यही रहेगा। तो उसमें हमने सरफेस अज्यूम कर ली, वही है, फार्मूला लगा के चलोगे आप, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ई डॉट डी एल से मिलेगा, हमें ये पता है। ठीक है, अब यहाँ से तो कुछ एंटर नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये तो वेव नहीं है। ठीक है, अब यहीं से वेव जा रही है, आपके पास जो कंपोनेंट है सिर्फ ये है। और डेल्टा एच को हम अगेन ज़ीरो मान रहे हैं, तो ये वाला जो ये कैलकुलेट किया था इस पर भी ज़ीरो मिल गया आपको, सिर्फ इस पर आउटपुट मिल रही है ए टी की। तो किसके लिए आउटपुट है, अगर आप ए बी सी डी ए के लिए कैलकुलेट करें तो सिर्फ इसके लिए सी से डी, तो आप सभी ज़ीरो रहेंगे आपके, सी से डी आप ई डॉट डी एल कैलकुलेट कर लो। तो कितना है ये, ई टी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है, जीरो के इक्वल आ गया आपके पास। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम फाइंड आउट करें कंडक्टर के केस में ही, जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, तो नॉर्मल कंपोनेंट भी सिंपल है। अब नीचे से तो कुछ आ नहीं रहा आपके पास, जो कंपोनेंट आएगा सिर्फ ये इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा, डी एन कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, गोज़ लॉ का यूज़ करेंगे, तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज। तो वो क्या रहेगा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ये डी एन। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास डी एन और डेल्टा एस आ गया। ठीक है, क्योंकि नीचे से जो कंपोनेंट वो तो ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं। और ये किसके इक्वल आया, क्यू एस डेल्टा एस। तो डी एन कंपोनेंट किसके इक्वल आ गया, रो एस के। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो ये तो इजी है, बहुत इजी है। और अगर आप फाइंड आउट करना चाहें, अब अगर आप फ्री स्पेस का इंटरफेस ले लें, थर्ड जो है हमारे पास कंडक्टर टू फ्री स्पेस इंटरफेस है, कंडक्टर टू फ्री स्पेस इंटरफेस है, तो उसके लिए भी आपके पास सेम वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो कंपोनेंट आया हमारे पास, वो हमने लिख लिया है यहाँ पे कि इस केस में डी एन आ गया हमारे पास, लेटर से ये डी एन आ गया। यहाँ से आप ई एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास पीछे ई टी आया था, ई टी से आप डी टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ई टी से डी टी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डी टी, और ऊपर वाले मीडियम में क्या है, ये एप्सिलॉन लगेगा बीच में, तो ये क्या आएगा, ज़ीरो। तो डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी केस में अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें, ये तो डी एन आ गया आपके पास, अगर आप ई एन फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एप्सिलॉन लगाना पड़ेगा ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लगेगा, ये रो एस की इक्वल आया, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास जो इंटरफेस है वो कंडक्टर से फ्री स्पेस है, ठीक है, वो तो ज़ीरो रहेगा। कंडक्टर टू फ्री स्पेस का इंटरफेस रहेगा, उसमें ई टी ज़ीरो रहेगा और डी टी भी ज़ीरो रहेगा। थर्ड उसकी इंटरफेस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंडक्टर टू फ्री स्पेस इंटरफेस।
यहाँ डाइलेक्ट्रिक की जगह फ्री स्पेस अज्यूम कर लो, तो ये जो एप्सिलॉन है इसकी जगह क्या होगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होगा, यही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। इसमें तो यहाँ तो जीरो था ही, तो ये तो दोनों ई टी और ई एन तो जीरो आएंगे ही। अगर ये डी एन की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, रो एस के इक्वल आएगी। अगर आप ई एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा, सिर्फ ये ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो ऐसे हम जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उसको सोल्व करते हैं। सिर्फ आपको नॉर्मल कंपोनेंट और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसका पता बताना है कि उसको वैल्यू कैसे चेंज हो रही है।